ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी मिलिट्री के लिहाज से, जिससे पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। उन्होंने बड़ा चेंज अपनी मिलिट्री में किया है और उन्होंने अपना न्यू रॉकेट फोर्स अनाउंस किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि रॉकेट फोर्स बनेगी और दोस्तों जितने भी कन्वेंशनल मिसाइल हैं वो सारे के सारे उसी हवाले किए जाएंगे जब भी हुक्म आएगा। और दोस्तों कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान भारत के डीप अंदर स्ट्राइक कर देगा और दोस्तों बड़े बड़े अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों बड़े मिलिट्री अहदाफ और उनके मिसाइल के जखीरे और उसी के अलावा बड़ी पोर्ट्स और दोस्तों ऑयल रिफाइनरीज को पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रियल हब है भारत के डीप अंदर, जिस तरह गुड़गांव है, वहां पर भी स्ट्राइक की जा सकती है। ये रॉकेट फोर्स इसलिए बनाई जा रही है। पाकिस्तान के अलावा दोस्तों चाइना के पास रॉकेट फोर्स है और रशिया के पास है और अमेरिका के पास है। इसे बनाना ही नहीं होता, ऐलान ही नहीं करना होता दोस्तों। इसे बनाना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसके साथ आपको सैटेलाइट को लिंक करना पड़ता है और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है जो कि सुपर पावर ही कर सकती है, जैसे कि चाइना है, अमेरिका। पाकिस्तान दोस्तों चाइना की मदद से बना रहा है और लाजमी बात है पाकिस्तान को चाइना का बेंगडू जो सैटेलाइट सिस्टम है इसको पूरा एक्सेस मिलने वाला है, तभी जाकर पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बनेगी। और दोस्तों इस पर काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। और भारत अब जो नई नई जंग की दोस्तों धमकियां दे रहा है वो उसकी जंग की धमकियां भी धरी की धरी रह जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस तरीके से एक्सपोज हुई है और उन्होंने अपना न्यू रॉकेट फोर्स अनाउंस किया है। ये रॉकेट फोर्स बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम कमांड होता है। मैं आपको अभी पूरा जब वीडियो में आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सेंट्रलाइज कमांड होता है जो बड़े रॉकेट और मिसाइल्स के आर्सनल्स हैं उनके लिए। तो एकदम चाइना की तर्ज पर, जैसे चाइना का PLARF रॉकेट फोर्स कमांड है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने अपना रॉकेट फोर्स कमांड अनाउंस किया है जिसका नाम ARFC रखा गया है। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तानी आर्मी तो इतना ज़्यादा गुमान में, उनका मानना है कि ये पूरा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेकर के आएगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में और कहीं ना कहीं वो पावर का शिफ्ट जो है वो इस ARFC से हो गया है और अब हम इंडिया की डीप डाउन टेरिटरी को टारगेट कर सकते हैं। उनका तो ये भी मानना है कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इसको रोक ही नहीं पाएंगे अब हमारे इस कमांड की वजह से, सेंट्रलाइज कमांड की वजह से। तो पूरा डिटेल में इस पूरे चीज़ को समझते हैं, कैसे काम करता है, क्या है और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो, क्या सिर्फ एक हाइप बनाया जा रहा है या सच में ये कुछ कारगर कर सकता है। पर वीडियो में आगे जाने, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है 13 अगस्त को उनका 78 इंडिपेंडेंस डे था। शहबाज शरीफ ने पूरा अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने बात करी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की, जो कि हमारे लिए थोड़ा डिस्कशन का मुद्दा बन गया। बाकी तो रेलेवेंट सा कंट्री है, उसके लिए क्या ही बात करेंगे, लेकिन आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली करेगा क्या है, ये क्या चीज़ लेके आ गए हैं। तो जैसा हमने चाइना के टाइम पर देखा है कि चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, बेसिकली एक सेंट्रलाइज कमांड है ये, जिसमें सारा चाइना का आर्सनल मिसाइल और रॉकेट रहता है। ठीक वैसा ही पाकिस्तान ने यहाँ पर बनाया। अब ये कोई बहुत कह तो नहीं इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये फोर्स कमांड हमने खुद डेवलप किया है, हालांकि बिल्कुल चाइना का इन्होंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। लेकिन अगर आप देखो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको अनाउंस किया जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको आप बहुत हाइप मान के मत चलिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार सच में जिस तरीके से जो स्ट्राइक हुई थी भारत के साथ, जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी देन है कि पाकिस्तान की आर्मी में बड़ा चेंज हुआ है। अब एक्चुअल में क्या है कि ARFC जो है इसमें जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये क्या करेगा, जितने भी मिसाइल्स हैं रॉकेट सिस्टम से उसको इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इन सबको एक यूनिफाइड कमांड के अंडर में लेके आ पाएगा। और मानना है पाकिस्तान का कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये साबित होने वाला है। अब देखिए क्या होता है कि जब एक यूनिफाइड कमांड के अंदर आप आते हैं, इससे फ़ायदा क्या है यूनिफाइड कमांड के अंदर आने से, कि आपकी प्रिसीजन बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में मतलब इसको चर्चा करें अगर, तो देखो जो ये हमारा ARFC है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, बेसिकली क्या है कि ये सारी मिसाइल्स को एक यूनिफाइड कमांड के अंदर पे ले आ पाएगा और इससे क्या होगा, इस यूनिफाइड कमांड से आपका प्रिसीजन बहुत बढ़ जाएगा। जैसे पिछली बार जो अटैक हुआ, जो अटैक हमने देखा जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया, उस अटैक में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इन्होंने मिसाइल्स तो खूब एम की, इन्होंने मिसाइल्स तो खूब अच्छी इस्तेमाल की। उसमें इन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान की, और इसमें उन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल के अलावा शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स तक भी इन्होंने सीरीज जो है मतलब यूज किया। और ये शाहीन बैलिस्टिक सीरीज, बाबर सीरीज, ये सब अच्छी मिसाइल्स हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और उसका कारण है क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जब जो आर्सनल है पाकिस्तान के मिसाइल का, बहुत बड़ा आर्सनल है और क्लेम तो ये करते हैं कि ये 2700-3000 किलोमीटर तक का इनके पास रेंज है और स्टार्टिंग फ्रॉम 250 किलोमीटर और 2700 किलोमीटर तक का रेंज है, बहुत बड़ा रेंज माना जाता है। तो वो रेंज है, लेकिन उस रेंज को मैनेज कैसे करोगे आप, इतनी सारी मिसाइल्स और रॉकेट सिस्टम्स हैं, उसको आप मैनेज कैसे करोगे। ऐसा आप समझ लीजिए कि आप एक अकेले इंसान हैं और आपके पास ऐसी 50 बंदूकें हैं और 50 बंदूक जो है वो आप अपने कंधे पर लेकर दौड़ रहे हैं बस, और आपके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिससे 50 बंदूक को आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओ। तो अगर सामने से जो आर्मी आ रही है उसमें तो आप एक ही बंदूक यूज़ करोगे ना, बाकी की 49 रखी रह जाएंगे, उनको लेने से कोई फायदा नहीं है, उनका होने से कोई फायदा नहीं है। तो समझ लो ऐसा ही कुछ काम यूनिफाइड कमांड का होता है कि आप अपने सारे रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज कर पाते हो एक यूनिफाइड कमांड के अंदर में। तो बस वही पाकिस्तान ने डेवलप किया है और उनका मानना है कि ये इनको बहुत बड़ा टैक्टिकल जो गोल है वो करेगा। और अब भारत के जो एयरफील्ड्स हैं, भारत के जो कमांड सेंटर्स हैं, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब कुछ जो है वो पाकिस्तान की जद में आ चुका है, वो सब कुछ पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। अभी जो
आर्मी ARFC है, एक्चुअल में जो ARFC है इसका जो कोर बनेगा वो दो चीज़ बनेगा। एक तो फतेह 4 जो मतलब क्रूज मिसाइल्स हैं 750 किलोमीटर जिनकी रेंज है, वो फतेह 4 क्रूज मिसाइल्स इनकी कोर बनेंगी, और दूसरा MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इनका कोर बनेगा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम वो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, जिसमें एक साथ कई सारे रॉकेट्स फायर होते हैं, आपने देखा भी होगा, और रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करना भी चाह रहा था। तो वो MLRS और फतेह 4 मिसाइल्स इस पूरे कमांड की कोर बनेंगी, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा अगले टेरिटरी को स्ट्राइक करने के लिए, और भारत मतलब संभवतः भारत होगा ये। अब इसको देखते हुए, पाकिस्तान की आर्मी में बड़े चेंज को देखते हुए भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए, एक्सपर्ट्स का, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है। अब ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आप मुझे मत बोलने लगना, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स की कही हुई बात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स वो जो आर्मी रिटायर्ड लोग हैं, जनरल लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने अपना भारत सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के तहत। अब ये प्रोजेक्ट कुशा के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो उसको जरूर सुनिएगा। प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर हम ये जो कई सारी मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स बना रहे हैं, जिसकी रेंज जो है इट इज रेंजिंग बिटवीन 150 टू 300 किलोमीटर। तो छोटे छोटे इस रेंज की, मतलब जो S-400 की रेंज है, S-400 लॉन्ग रेंज है और जो मीडियम रेंज है, उसके बीच का जो गैप है उसको हम फिलअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा की बनी हुई इंटरसेप्टर मिसाइल्स के थ्रू, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, इसको डेवलप्ड करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि हमें अपने ब्रह्मोस और उसके साथ साथ निर्भय जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसको डेवलप करना चाहिए, बल्कि उसकी जो पोजीशंस हैं उसको फॉरवर्ड पोजीशंस पर लेके आना चाहिए, जिससे एक थोड़ा ज़्यादा डोमिनेशन बना रहेगा। और थर्ड चीज़ है कि अब क्योंकि इनका ARFC डेवलप्ड हो चुका है, तो उस ARFC की डिप्लॉयमेंट्स को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी। तो हमें अपने सैटेलाइट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल जो है और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, साइबर कैपेबिलिटीज़ को। मदद से पाकिस्तान बना रहा है एक नए प्रकार की आर्मी, एक ऐसी आर्मी जिसे केवल युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, और ये आर्मी अभी तक केवल वर्ल्ड के 8 देशों के पास में मौजूद है। अगर ये आर्मी को बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो वर्ल्ड का 9वां देश बन जाएगा, और ये आर्मी बनने के बाद में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और ये बात कही गई है पाकिस्तान के PM शाहबाज शरीफ के द्वारा 14 अगस्त को अपने भाषण के दौरान। ये कहा गया है कि जैसे ही इस आर्मी को हम तैयार करेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखने वाली हैं। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार की आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाला है, एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ये रॉकेट फोर्स जो बनाने की बात कर रहा है पाकिस्तान, उसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है। चाइना ने इसको मुख्य तौर पर बनाया था अपने पड़ोसी देशों को, यानी कि दुश्मन देशों को डराने के लिए। 2016 के अंदर जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम था रॉकेट फोर्स, और बाद में इसका नाम चेंज करके PLARF कर दिया, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स इसका नाम कर दिया गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, एक ऐसे प्रकार की फोर्स जिसमें केवल 1,20,000 सैनिक हैं, इनका कोई लीडर नहीं होता है, इनकी रिपोर्टिंग अगर किसी के साथ होती है तो वो सीधा शी जिनपिंग के साथ होती है। यानी कि जिन जिन देशों ने स्पेशल आर्मी को बनाया है उनकी रिपोर्टिंग सीधा देश के प्रधान के साथ में होगी। ये जो नए प्रकार की सेना बनाई गई है, इन सेना को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मुख्यतः 2 ट्रेनिंग शामिल होती है। एक ट्रेनिंग जिसमें परमाणु हथियारों को चलाना सिखाया जाता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी, परमाणु हथियार चलाने की बारी आई तो ये परमाणु चला सके। दूसरा, जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उन्हें चलाना भी इसको सिखाया जाता है। इस प्रकार की ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है। अब सबसे मेन सवाल यहाँ पर यह आता है कि ऐसी आर्मी बनाने के पीछे का रीजन क्या था चाइना का। तो चाइना ने अपना रीजन साफ सुथरा कह दिया कि पहली बात कि दुश्मन देशों के मन में डर बैठेगा। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश के लिए यह कह दिया जाए कि उसके पास में एक ऐसी आर्मी है जो हर टाइम जो है रेडी बैठी हुई है अटैक करने के लिए, तो सामने वाला दुश्मन वैसे ही डर के मारे अटैक नहीं करेगा। तो दुश्मन देश के मन में डर बिठाने के लिए बनाया गया है ताकि वो हमला ना कर सके। दूसरा, अगर वो हमला कर भी दे तो एक ऐसी आर्मी जो कि किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेगी। जैसे किसी देश ने चाइना के ऊपर जो है परमाणु गिरा दिया या किसी प्रकार की और अन्य मिसाइल गिरा दी, तो वो किसी से भी परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे, यहां तक कि शी जिनपिंग से भी पूछने के लिए नहीं जाएंगे और तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। एक मिसाइल जैसे ही आकर गिरी, 2 सेकंड के अंदर ये मिसाइल को लॉन्च करेंगे और दूसरे उसी देश के अंदर जाके गिरने वाली है। तीसरा, अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, तनाव चल रहा है या फिर युद्ध शुरू होने वाला है और यह हो चुका है, तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे, दुश्मन देश के जितने भी सैन्य अड्डे होंगे, एयरबेस होंगे, रडार सिस्टम होंगे, क्रूज मिसाइलें, जो भी सारी चीजें होगी, उन सबको बुरी तरीके से तहस नहस करने का काम ये शुरू कर देंगे। यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध को खत्म करने की स्थिति तक ये लेके जा सकते हैं। इस प्रकार की फोर्स चाइना ने बना रखी है और अब चाइना की मदद से पाकिस्तान इसी प्रकार की फोर्स बनाने में निकल चुका है।
अब ये पाकिस्तान नई फोर्स बनाएगा या फिर यहाँ पर आतंकवादी ही भर्ती करेगा, ये तो पाकिस्तान ही जाने, है ना। तो ये इस प्रकार की क्या की जाएगी, फोर्स बनाई जाएगी जो कि खास ऑपरेशन के लिए बनाई जाती है और युद्ध के लिए ही खासकर इन्हें अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे चाइना के पास में कई प्रकार की मिसाइल है, ऐसी मिसाइल भी है जो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती है, ऐसी मिसाइल भी है जो यहाँ तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। जैसे DF-26 की हम बात करें तो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज इसकी है, अमेरिका के बेस को उड़ाने के लिए खासकर चाइना ने रेडी किया था। इसके साथ ही पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए DF-17 हो गई है, CJ-17 हो गई है, तो इस प्रकार की मिसाइलें इसके द्वारा तैयार की गई है। और ICBM की अगर हम बात करें तो DF-41 बनाई गई है। तो इन सभी प्रकार की मिसाइलों को इनको चलाते आता है और इन्हें सिखाया गया था। अब चाइना की जो फोर्स है ये स्पेशल तरीके से जब जो है इनको 3 प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है, 6 ऑपरेशन के लिए इनको बनाया गया है, 9 बेस इनके पास बनाए गए हैं, परमाणु बम ये चलाते हैं जो कि अभी तक इनके पास में 600 से भी ज्यादा हो चुके हैं और आने वाले टाइम में यानी कि 2030 तक इनके पास में 1000 से ज्यादा परमाणु होंगे। इसका लक्ष्य जो है चाइना के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के 8 देशों के पास में ये ऐसी आर्मी मौजूद है, तो कौन कौन से देश के पास में मौजूद है, यहाँ थोड़ा सा आपको प्राउड फील होगा। कैसे है? और ऐसी आर्मी जो है ये हर प्रकार से एक्टिव रहती है, यहाँ तक कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है चाइना और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनिंग का एक ऐसा कैंप बनाने वाला है। कौन? चाइना। अब आप जरा देखिए कि बांग्लादेश के करीब जब बन जाएगा तो इससे खतरा किसको ज्यादा बढ़ने वाला है? भारत को ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अभी 8 दिन पहले एक नए प्रकार की चेतावनी भारत को दी थी कि इस बार का अगर हम हमला करेंगे ना तो हम पश्चिमी साइड से नहीं करेंगे, जिस साइड से हमारी बॉर्डर लगती है, यानी कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके से वो अटैक नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कह दिया था कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मैं अटैक करूंगा इस बार पूर्वी इलाके से, यानी कि बांग्लादेश की बॉर्डर से। आप जरा सोचिए कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। जरा इस बात को सोच के आप जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा होकर बांग्लादेश मिल गया, बांग्लादेश को बांग्लादेश मिल गया, भारत को वहां पर क्या मिला? जबकि इसने लड़ाई करी, पूरी सारी चीजें हुई, हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के इस बयान पर चुप्पी साधे बैठा है, कुछ जवाब नहीं देता है, ये नहीं बोलता है कि भाई आप ऐसे कैसे हम जो बांग्लादेश की बॉर्डर से आपको अटैक करने देंगे। आप जरा सोचिए इस बात को। चाहे ये 2 देश जो हैं आपस में बढ़ चुके हो, पर ये आज भी एक है कहीं ना कहीं। और जिस दिन पाकिस्तान के साथ में खुलकर लड़ाई हुई, हो सकता है इस बांग्लादेश के साथ में भी भारत को खुल के लड़ाई लड़नी पड़े, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़े। खैर, आप इसके बारे में जरूर से लिखिएगा जो भी आप सोचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आसिफ मुनीर की तारीफ में जो कायदे पढ़े गए हैं पीओके के लोगों के द्वारा, उसके बारे में आप जरा नजर डालिए। भारत का हिस्सा होगा तो बिल्कुल होगा भारत का हिस्सा। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पीएम के द्वारा जो टिप्पणियां अभी हाल ही में की गई हैं उसके बारे में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत की आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेगी, इस बात को लेकर कहा गया। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा किया क्योंकि भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। अरे जब आप भारत को सबक सिखाने किया है कि 4 दिन चले और सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत का घमंड तोड़ा। सुनिए जरा, भारत का घमंड तोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किस माई के लाल की हिम्मत है कि इंडियन आर्मी